यहाँ पर हमें 15वीं शताब्दी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक प्रिंस जिसका नाम है व्लाद, वो अपने शासन और साथ ही अपने राज्य को बचाने के लिए कई सारे सैनिकों से लड़ता है। और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि एक ड्रैगन वॉरियर होता है। उसके पास खुद की कॉस्ट्यूम और साथ ही खुद एक चमकती तलवार होती है, जिसके आगे ना तो कोई टिक पाया था और ना ही आज तक कोई टिक पाया है। और उसकी मदद से व्लाद ने ना जाने कितनी सारी जंग को जीता है और अपने लोगों को बचाकर एक खुशहाल जिंदगी दी। और इसी के साथ धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि अब करीब 200 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन उस वक्त भी प्रिंस विलियम अपने उसी शरीर और साथ अपनी उम्र को बरकरार रखते हुए हैं, क्योंकि ड्रैगन वॉरियर की शक्ति ही उसे ये सारी पावर प्रोवाइड करेगी। लेकिन व्लाद कभी अपनी ताकत को आम इंसानों पर आजमाता नहीं था। एक दिन यूं ही अपने राज्य के दौरे पर जब अपने साथियों के साथ निकला था, एक झरने पर बहता एक तुर्की सैनिक का मुकुट बहता हुआ पानी में से दिखाई पड़ता है। उसकी जांच करने पर बाकी सैनिक कहते हैं कि लगता है किसी जंगली ने इस पर वार किया होगा और उसे जान से मार दिया होगा। लेकिन व्लाद चालाक था और वह कहता है कि तुर्की सैनिक कभी भी अकेले रात के दौरे पर नहीं निकलते, बल्कि हर वक्त झाड़ियों में होते हैं और अगर कोई जंगली इन पर हमला करता है तो वो उसको जान से मार देते हैं। हो सकता है कि यह किसी दूसरी बड़ी मुसीबत का आगाज हो। तभी उसके सिक्स सेंस उसे बताते हैं कि वो बहता हुआ ऊपर की पहाड़ी से नीचे की ओर आया है और वो ऊपर की पहाड़ी जो कि बदनाम थी लोगों की जान लेने के लिए, जिसका नाम था ब्रोकन ट्रुथ, आज तक यहाँ पर जो भी गया कभी जिंदा वापस नहीं आया। तो व्लाद की सैनिक उसे कहते हैं कि क्यों ना हम भी आपके साथ चलें। तो व्लाद कहता है कि मैं ये मुसीबत की घड़ी है, मुझे अकेले ही वहां पर जाना पड़ेगा। आप लोग जाकर पूरे राज्य में ये बात फैला दें कि अब अपने आप को सतर्क रखने का वक्त आ चुका है। व्लाद जाने ही वाला होता है, लेकिन उसके वफादार उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके साथ साथ एक ऊंची पहाड़ी जिसका नाम था ब्रोकन ट्रुथ पर पहुंचने के साथ अब अंदर पहुंचते हैं तो उनके ऊपर काफी सारे चमगादड़ हमला करते हैं, जो कि एक तरफ तो उनके सैनिक चमगादड़ों से बचने की कोशिश करते हैं, दूसरी ओर व्लाद को ही पता चल जाता है कि यहाँ पर इन चमगादड़ों के अलावा और एक बड़ा दैत्य मौजूद है। और देखते ही देखते वो दैत्य उनके सामने खड़ा होता है, हर एक को काट देता है। इतनी स्पीड में आगे पीछे होता है कि कोई देख नहीं पाता और अपनी तलवार यूज करते हैं, मगर उस दैत्य के आगे उनकी तलवार नाकाम थी। और अब सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार देने के बाद बारी आती है व्लाद की। दैत्य उसकी ओर आगे बढ़ता है और अपने आप को बचाने के लिए व्लाद अब रोशनी तक पहुंचता है। जैसे सूरज की किरणें तलवार पर पड़ती हैं तो पिशाच का खून जो कि उस तलवार पर लगा था वो धीरे धीरे उड़ने लगता है। इस व्लाद को ये बात समझ में आ जाती है कि उस पिशाच की कमजोरी रोशनी है और साथ ही चांदी और मौका पाकर व्लाद वहां से चला जाता है। मगर इस वक्त भी व्लाद के दिमाग में वो सारा फितूर घुसा हुआ था कि किस तरीके से उस पिशाच के एक एक करके उन सभी को किस तरह मार दिया। इस बात की जांच पड़ताल करने के बाद वो अपने राज्य के प्रीस्ट के पास पहुंच जाता है और पिशाच के बारे में पूछता है कि क्या सचमुच ब्रोकन ट्रुथ पहाड़ी पर कोई ऐसा पिशाच है जो लोगों को जान से मार डालता है। उसकी बातें सुनकर प्रीस्ट उसे बताता है कि ब्रोकन ट्रुथ में आपका सामना जिससे हुआ वो एक ड्रैकुला था। उसकी खुराक है लोगों का बहता लहू और साथ इसकी कमजोरी है सूरज की रोशनी। हालांकि वो पहले ऐसा नहीं था, वही एक आम इंसान था, मगर नाम, शोहरत और शासन को पाने के लिए उसने शैतान के साथ सौदा कर लिया और शैतान उसके साथ दगाबाजी करी। एक हाथ पावर दी तो दूसरे हाथ उसकी जिंदगी ले ली। हालांकि उस ताकत से उसने अब वो सब कुछ पा लिया जो कि पाना था, मगर इसी के साथ उसे श्राप भी मिल गया कि वो कभी उस ब्रोकन ट्रुथ पहाड़ी से नीचे नहीं आ सकता था और अब तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक उसे अपनी ही तरह काबिल योद्धा नहीं मिल जाता। और उस दिन उस काबिल योद्धा मिल गया तो अपना श्राप उसके सर पर डालकर उसे उसकी शक्तियों से माला माल कर देगा और खुद वहां से निकलकर चला जाएगा। इस बात को सुनकर व्लाद को
कहता है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे बीच में, किसी और को ये बात के बारे में कानों कान खबर ना हो। जिसके बाद सारा माहौल शांत हो जाता है और फिर समय आगे बढ़ने लगता है और वो दिन आता है जिस दिन इस राज्य का फेस्टिवल होता है। हर दिन हर कोई राज्य का इंसान महाल में आकर शाही दावत को एंजॉय करता है। हर जगह बस खुशी का माहौल था। उसी वक्त वह पड़ोसी राज्य का दूत उनके राज्य में आता है और कहता है कि मुझे राजा अहमद ने आपके पास भेजा है। बेसिकली उनका राज्य वालिद के राज्य में 10 गुना बड़ा होता है और कभी भी फ्यूचर में वालिद के राज्य पर कोई खतरा ना बन रहा है, इसीलिए वो हर साल इस फेस्टिवल के दिन इस दूसरे पड़ोसी राज्य को चांदी की अशर्फियों के साथ एक बड़ा नजराना देता है। मगर इस बार उस दूत की मांग और बढ़ चुकी थी। उसे चांदी का भरा हुआ बॉक्स तो चाहिए था और साथ ही उसकी मांग थी कि उसे इस राज्य के 1000 लड़के चाहिए, चाहे भले उनकी उम्र 14 साल से कम भी क्यों ना हो। इस बात को सुनकर वालिद और बाकी के राज्य के लोग काफी हक्के बक्के रह जाते हैं। राज्य के लोगों का मानना था कि जब तक वालिद हमारे साथ हैं हम पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। मगर इस मांग को सुनने के बाद हर कोई वालिद को ही गलत नजरों से देख रहा था। उस पूरी बात को संभालने के लिए दूत से कहते हैं कि मैं आकर आपकी राज्यों से बात करूंगा, उसके बाद भी मैं कोई डिसीजन लूंगा। इस वक्त आप यहाँ से जा सकते हैं। वे इस बात को सुनकर उस दूत को गुस्सा तो आता है, मगर वो सब अभी अकेले थे और राज्य में ढेर सारे सैनिक, इस वजह से वो बिना कुछ कहे उस पूरे चांदी से बने सिक्कों की बॉक्स को लेकर निकल जाता है। और उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और यह वालिद पहुंच जाता है अपने कुछ टुकड़ी सैनिकों के साथ अहमद के पास में। अहमद उसका स्वागत करता है और कहता है कि वालिद, तुमने काफी सालों तक हमारी सेवा करी है। एक वक्त था जब मेरे पिता ने तुम्हें अपनाया, तुम्हें अपनी जिंदगी दी, इसी वजह से तुम हमारे गुलाम हो और हमारा हक को मांगने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तो वालिद कहता है कि मेरे राज्य में वैसे भी बहुत कम लोग हैं, अगर उस उम्र के बच्चे छीन लिए जाएंगे तो आखिर वो जाएंगे कैसे? मैं 1000 बच्चे आपको नहीं दे सकता। लेकिन मैं अहमद को वालिद का एक राज पता था। उसे ये बात पता थी कि वालिद एक ड्रैगन वॉरियर है जिसने आज से करीब 200 साल पहले 1000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। मगर वो ये बात उनके राज्य में फैला गई तो वालिद से फिर कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करेगा। और अब यहाँ पर वालिद नहीं था और यहाँ पर वालिद नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई उसके लोगों के सामने आए और जो लोग उसे राजा मानते थे वो शैतान की नजरों से देखने लगे। इसीलिए फाइनली वालिद को उसके साथ सौदा करना ही पड़ता है, जिसके बाद आती है बारी बच्चों को उनके राज्य में देने की। लेकिन उनकी शर्त थी कि उन्हें वालिद का बेटा भी चाहिए। इस बात को सुनकर वालिद को गुस्सा आ जाता है। वह की पूरी ताकत के साथ वहां मौजूद 10-12 सैनिकों को चुटकियों में खत्म कर देता है। तो उसके लिए तो लोगों को मारना एक आम बात थी और सेना उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी, जिसे लीड करने में था खुद राजा वालिद को। ये बात पता थी कि महमूद के पास भी लाखों की फौज है और हमारे पास कुछ सैकड़ों की, और आज मैंने उनके 10 सिपाही मारे तो आज रात को कम से कम 1000 सैनिक तो आएंगे ही मुझसे बदला लेने के लिए और मेरे राज्य को खाक में मिला देने के लिए। तो आखिर मैं अपने राज्य की रक्षा कैसे करूं? अभी वालिद को याद आता है कि ड्रैकुला, जो कि खून का प्यासा है, जिसके पास असीमित शक्तियां हैं, इस वक्त सिर्फ वही जो हमें बचा सकता है, इसके राज्य को मिटाने से रोक सकता है। अब वालिद को ये बात पता थी कि इसके साथ सौदा करने पर वो हमेशा के लिए उस पहाड़ी के अंदर रह जाएगा, उसका गुलाम बन जाएगा, मगर उसके पास तो कोई रास्ता भी नहीं था। और तभी वालिद डिसाइड करता है कि वो बिना डरे ब्रोकन ट्रुथ पहाड़ी पर जाएगा और उस पिशाच के साथ सौदा करेगा। कुछ देर अंधेरे में ढूंढने के बाद वो ड्रैकुला उसकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में मौत का खौफ था, मगर वालिद भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए ना आया हूँ। ड्रैकुला कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे लड़ने के लिए नहीं आए हो, मैं यहाँ पर सौदा करने के लिए आया हूँ। वो जिस वक्त से पहली बार मुलाकात हुई थी, मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम वह योद्धा हो जो मेरी ताकत को संभालने के लायक हो। मैं तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। वालिद कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं चाहता तो नहीं था तुम्हारे पास आकर तुमसे इस ताकत की
विनती करूं, मगर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुझे मेरे लोगों को बचाना है और मुझे इस ताकत की ज़रूरत है। उसकी दरिया दिली को देखकर ड्रैकुला उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास में 3 दिन होंगे इस ताकत को भरपूर इस्तेमाल करने का, लेकिन इन 3 दिनों में तुम इंसान का खून पीने की बेशुमार तड़प होगी। तुम हर वक्त किसी को मारने के बारे में सोचोगे और अपनी प्यास मिटाने के लिए उसका खून पीने के बारे में सोचोगे, लेकिन जैसे ही तुमने किसी का भी खून पी लिया तो तुम हमेशा के लिए ड्रैकुला बन जाओगे और फिर कोई भी शख्स तुम्हारे आसपास नहीं रह जाएगा जिससे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम हमेशा के लिए चाहते हो अपने पास रखने के लिए, वैसा तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर इन 3 दिनों तक तुमने अपने खून पीने की तड़प पर जीत हासिल कर ली तो तुम वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाओगे, जिस पर वालिद उसके साथ सौदा कर लेता है। और तभी वह ड्रैकुला एक खोपड़ी में अपना खून भरकर उसे पीने के लिए देता है और जैसे वे खून को पीता है उसे काफी नशा आ जाता है और जब उसकी आंख खुली तो वो अपने आप को ब्रोकन ट्रुथ की पहाड़ी के नीचे पाता है, जहां पर अब उसके पास में बेशुमार ताकत थी। उसे हर छोटी से छोटी आवाज आने लगती है, दूर तक खड़ी चीज दिखाई देने लगती है, भागने में इतनी फुर्ती आ जाती है कि कोई उसे पकड़ ना पाए और साथ ही चमगादड़ उसके साथी बन जाते हैं और इसी के साथ वालिद बन जाता है द ड्रैकुला अनटोल्ड। इस वक्त तक वालिद के राज्य पर हमला करने के लिए महमूद ने करीब 1000 सिपाही भेज दिया था, जिसका सामना करने के लिए कुछ सैकड़ों सिपाही उनके सामने तलवारें लेकर खड़े थे, मगर उन्हें कहता है कि तुम चुपचाप अपनी जान बचाओ और अंदर जाकर अपनी औरतों और बच्चों की रक्षा करो। इन्हें सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा कि आखिर मैं यहाँ पर अकेला क्या कर रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद वालिद तुर्कियों पर एक आतंक बनकर फैल जाता है और हर किसी को मौत के घाट उतार देता है। आज से करीब 200 साल पहले सैकड़ों लोगों को जो कत्ल करके उसने एक लड़की के खूंटे पर टांग दिया था, वैसे ही कुछ इस बार भी हो जाता है और हजारों की इस सेना को लकड़ी पर टांग दी जाती है। यह खबर अब अहमद तक भी पहुंच चुकी होती है कि वालिद ने जंग का आगाज कर दिया है। अहमद इस बात को जानता था कि वालिद में 1000 लोगों से लड़ने की ताकत तो है, मगर लाखों का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए अब उसे राज्य को खाक में मिलाने के लिए वो 1 लाख सैनिक उसकी राज्य की ओर भेज देता है। मगर ये बात महमूद को पता थी कि यह उनके सैनिक ड्रैगन वॉरियर की असली शक्ल देखेंगे तो डरकर भाग जाएंगे। इसीलिए वो उन्हें भेजने से पहले उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधवा देता है ताकि हर कोई बिना डरे उसके राज्य तक पहुंच जाए। हालांकि 1 लाख सैनिकों को यहाँ पर आने के बाद इस वक्त तक वालिद को भी पता चल चुका होता है। इसीलिए वो अपने राज्यों के सभी लोगों को बचाने के लिए राज्य की दूसरी ऊंची मोनेस्ट्री पर भेजना शुरू कर देता है, लेकिन उसे पता था कि वो दिन में बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो दिन में बाहर निकलेगा तो धूप उसे खत्म कर देगी। और वो सारी बातें अपनी बीवी को बताता है और कहता है कि तुम अपनी और अपने बेटे की रक्षा करनी है। जब तक शाम नहीं हो जाती उसके बाद तो इन लोगों की खैर नहीं। और अभी इधर समय आगे बढ़ता जाता है। दिन के वक्त पूरी की पूरी सेना और लोग पहुंच जाते हैं ऊंची मोनेस्ट्री पर, लेकिन तब तक लाखों की फौज उन तक पहुंच जाती है। और फिर आता है वहां पर वालिद अपनी ड्रैकुला की पावर्स को लेकर, जिनमें कई सारे चमगादड़ और उसका साथ देते हैं। एक एक करके वालिद उन सब को मौत के घाट उतार देता है। हालांकि अहमद ने अपने लाखों की फौज कुछ टुकड़ियों में बांट दिया था। रात को वालिद जिनसे सामना होता है वो एक छोटी सी टुकड़ी थी। इस वक्त भी एक बड़ी टुकड़ी वालिद का सामना करने के लिए तैयार थी। इस वक्त सुबह हो चुकी थी और वालिद इस बात को जानता था कि वालिद उन सभी से लड़ने के काबिल नहीं है और अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। हर बच्चे, हर जवान और बूढ़े के हाथ में तलवार देना, सेना में खड़ा कर देना पड़ेगा ताकि अगर उन पर कोई आंच आए तो वह लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रख सकें। वालिद उस वक्त वो धूप में आगे नहीं बढ़ रहा था और यही बात प्रीस्ट नोटिस कर लिया था, या फिर राजा धूप में अपने पैरों को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाया। तभी उसके पास पहुंचकर उसे कहता है कि आपने सचमुच उस ड्रैकुला के साथ अपनी आत्मा का सौदा कर दिया है। अगर यही बात है तो आप एक बहुत ही बड़े शैतान बन चुके हैं और यह शैतान हम सभी लोगों को ख़त्म कर देगा।
इससे अच्छा है कि हम लोग आपको जान से मार देते हैं। और एक एक करके सभी प्रीस्ट और गांव के लोग मिलकर वालिद को ही जान से खत्म करने पर लग जाते हैं। हर जगह सूरज की किरण फैला देते हैं और साथ ही उस कमरे के अंदर आग लगा देते हैं। मगर तभी आसमान में बादल छा जाता है और ड्रैकुला अपनी एक्चुअल पावर का यूज करता है। उस वक्त जलते घर से बाहर निकल आता है और उन सभी पर काफी गुस्सा होता है कि आखिर आप लोगों के लिए तो मैं लड़ रहा हूँ, आप लोगों की जान बचाने के लिए तो मैंने तुर्कों के साथ लड़ाई की है, और जो वो नहीं माने तो आखिर मैंने शैतान के साथ सौदा किया तो मैंने गलत क्या किया? आपकी जान बचाने के लिए मुझे ये सिला मिला है कि आप लोग खुद मुझे मार रहे हैं। मगर तब उसकी बीवी उन सभी के सामने आकर कहती है, आज इनके आगे नहीं झुके तो आप सभी जान से मारे जाओगे। अगर अभी जान बचाना चाहते हो तो वालिद का साथ दो। फिर शाम का वक्त आ चुका होता है और एक बड़ी सेना उनके और आगे बढ़ रही होती है। इस वक्त वालिद के पास ताकत थी और वो सारे चमगादड़ों लोगों को अपने एक ऑर्डर पर बहुत बड़े काम करवा सकता था। इसीलिए होम मिनिस्ट्री की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर चमगादड़ों को अपने इशारों पर नचाता हुआ एक बड़ा सा मक्का बनाता है और जोरदार वार करता है उनकी पूरी टुकड़ी पर, जो एक बार से तहस नहस हो जाती है। इस वक्त अब कुछ सैनिक आकर उसकी बीवी को अगवा कर ले जाते हैं। जहां एक तरफ तो वालिद उनकी सेना से लड़ाई लड़ रहा होता है, वहीं दूसरी ओर वालिद की बीवी मरीना उन सभी सैनिकों से अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। लेकिन अब वालिद के पास में ड्रैकुला की पावर थी और उससे हर छोटी से छोटी आवाज अपने कानों तक पहुंच जाती थी। इसीलिए जैसे ही वो अपनी बीवी की आवाज सुनता है तो वो उसे बचाने के लिए उसके पास भागता है। मगर तब तक तीसरा दिन था और सुबह की किरण होते हुए इंसान बनने वाला था। वो अपनी फुल स्पीड में वहां तक पहुंचता है, मगर धीरे धीरे करके इस सूरज की किरण भी धरती पर गिरने लगती है। और जब तक वो अपनी बीवी के पास पहुंचता है तब तक उसका सिर जमीन से टकरा चुका था, यानी कि वह बिल्कुल मरने के करीब थी और सूरज भी पूरी तरीके से होने वाला था। तब उसकी बीवी कहती है कि इस वक्त भी लाखों की फौज है और हमारे सामने हमारे लोगों की और उनकी जान बचानी है। तुम्हें हमेशा के लिए ड्रैकुला बनना ही पड़ेगा। और अब ना चाहते हुए भी वालिद को अपनी ही बीवी को खून पीना पड़ता है। और इस तरीके से उस ड्रैकुला ने उसे जो कसम दी थी कि अगर 3 दिनों तक मैं इंसान का खून नहीं पिया तो इंसान बन जाओगे, और अगर पी लिया तो ड्रैकुला बन जाओगे। और फाइनली अपनी ही बीवी का खून पीने के बाद उसका गुस्सा तो उनकी टुकड़ी पर कहर बनकर बरसता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी बीवी की जान गई थी। मगर इस बार लाखों का सामना करने के लिए वालिद अकेला नहीं था। उसने अपने ही कुछ लोगों को अपने जैसा ड्रैकुला बना दिया था और फिर ये चंद ड्रैकुला मिलकर हर एक का खून पीकर उसे मौत के घाट उतार रहे होते हैं। जिसके बाद फाइनली बारी में आती है अहमद की कि अगर उसने एक चाल खेली, अपने टेंट में चांदी के सिक्के बिछा दिए और साथ ही खुद एक चांदी के स्वाद लेकर खड़ा हो गया। वालिद से लड़ने के लिए उसे इस बात का पता था कि ड्रैकुला के सामने जैसे ही चांदी आती है तो उनकी पावर्स कम हो जाती हैं और अब धीरे धीरे करके वालिद अपनी सारी ताकत खो रहा होता है, मानो कि जैसे वो इंसान बन चुका हो। और अब अहमद और साथ ही वालिद के बीच में एक आम इंसान वाली तलवार बाज की फाइट होती है, जहां पर चालाक अहमद अपने ऊपर लटके चांदी की बड़ी बड़ी बोरियों के सिक्के गिरा रहा होता है और अगेन वालिद की ताकत को और कम करता है, जो कि बहुत ही शानदार फाइटर होने के बाद भी अहमद का पलड़ा भारी होता है। वो वालिद को मारने ही वाला होता है, तब उसके सामने अपने बेटे की झलक आ जाती है। वालिद जानता था कि वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो अपनी अंतरात्मा की शक्तियों का पूरे तरीके से यूज करता है। अहमद को खत्म कर डालता है और अपने बेटे की जान बचा लेता है। जब ये सारा वाक़या खत्म हो जाता है, टीम के सारे लोग मर जाते हैं, तब वहां पर वालिद के सामने उसकी टीम के लोग आते हैं। वालिद उनसे पूछता है कि क्या इस जंग के हालात बिगड़े सुधरे, तो वो सभी लोग कहते हैं कि हमने हर एक इंसान को मार दिया, सभी का खून चूस लिया है, मगर हमारी प्यास इस वक्त भी नहीं मरी, सिर्फ एक है। तो वालिद पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो वो कहता है कि तुम्हारा बेटा। ये सुनकर तो वालिद को गुस्सा आ जाता है। हालांकि वो अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करता है, मगर इतने सारे ड्रैकुला उसके सामने उसकी पावर भी कम होती नजर आती है। मगर वालिद ऐसा होने देता नहीं।
चाहता था और वो अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल करके ऊपर काले बादलों को हटा देता है, जिसकी वजह से धूप उन तक पहुंचती है। जैसे ही धूप किसी ड्रैकुला तक आती है तो सारे के सारे मौत के घाट उतर जाते हैं। वालिद भी उनमें मारा जाता है, मगर वो सभी ड्रैकुला वहीं पर खत्म हो जाते हैं और उसके बेटे की जान बचा ली जाती है। वहाँ पर प्रीस्ट भी पहुँच जाता है, जिसने कभी वालिद के ऊपर उंगली उठाई थी, और वहाँ से वापस राज्य में लाकर इस राज्य का राजा घोषित कर देता है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर ख़त्म है। इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जहाँ पर हम 21वीं सदी को देख पाते हैं। इस वक्त भी वालिद जिंदा होता है, क्योंकि मरने के बाद उस ड्रैकुला का एक दूत आकर अपना खून पिला देता है, ताकि उसके अंतिम अंश भी वालिद अपनी शरीर को पूरा कर सके। और 15वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक, यानी कि अगले 600 सालों तक वालिद अपनी ज़िंदगी जीता रहता है। अगर आप उसका सामना करने के लिए उसका पूरा साथी, यानी कि वो ओल्ड ड्रैकुला भी उसके साथ में होता है। और इसी तरह सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।